अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई पूरे 1 महीने बाद, यानी रमज़ान मुबारक में मेरी ऑफ थी, मेरी क्लिनिक्स थी, इसलिए मैं नहीं आ रही थी आपके साथ। और हमने कमिट किया था आपसे कि रमज़ान जैसे ही ओवर होंगे हम आपके साथ वापस ज्वाइन हो जाएंगे। और आज मंगल के दिन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में बड़ा ख़ास एक सेगमेंट होता है, और उसी सेगमेंट के साथ मैं वापस आ गई। उम्मीद है आप लोगों ने रमज़ान मुबारक में बहुत सारी इबादत की होंगी, इंजॉय भी किया होगा, और एक अच्छा सा शेड्यूल भी बनाया होगा अपना लाइफ का, जो कि पूरा साल हमें मैनेज करना है। जी, रमज़ान के साथ साथ ईद भी गुजर गई मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से, और आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि ईद तो आपकी अच्छी गुजरी होगी और आगे भी इंशाल्लाह बखैर आफियत रहेंगे। नो डाउट कि कोरोना ने अपनी तबाहकारियाँ बहुत दिखाई हैं, और हम देख रहे हैं डे बाय डे, और ये 3rd वेव, और अब हमने देखा कि जापान में 4th वेव की भी बातें हो रही हैं। तो खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई इससे मुतासिर हो रहे हैं तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें, और जो आपको इंस्ट्रक्शंस की दी जा रही हैं, जिसकी बात तवील फहरिस्त में मैं जाना नहीं चाहूँगी, और डे नाइट आप लोग सुनते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है अब हमें फॉलो कर ही लेना चाहिए। और साथ ही साथ अपने आप को, अगर आप उस एज लिमिट में आ रहे हैं, जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, तो अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लें, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेटेड हो गई। कुछ उदासियाँ भी बहुत हैं, जी हाँ, पैलेस्टाइन की बात करें, साइरिया की बात करें, रोकनिया की बात करें, या फिर हम कश्मीर की बात करें, मुसलमान जहाँ जहाँ हैं लहू लहू हैं। हमारी, आपकी, हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, और हम सबको भी ये तौफीक अता करे कि हम उनकी मदद के लिए उठ खड़े हों। आज प्रोग्राम में हमारा टाइम थोड़ा स्लॉट कम होगा, यानी कि हम आपके साथ 1 बजे तक नहीं होंगे, 12:30 बजे तक होंगे। हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी तमीद के मैं जो है तारुफ करा दूँ। और हमने इस दफ़ा भी हमने अपने सेगमेंट में जो शुरुआत की है वो बच्चों से की है। बच्चों के मुतालिक बात करने का एक अपना मज़ा भी है, और एक तजस्सुस भी है, और एक फ़ायदा भी है कि जिन पेरेंट्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, और हम सब की में मालूमात में इजाफा होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल पैदाइश के साथ बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद कामरान यूनुस साहब, आप हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और आप बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब तक तो हम बात करते थे बड़ों के दिल की बीमारियों पे, लेकिन आज हम बात करेंगे उन बच्चों के दिल की बीमारियों के लिए जो जिनके साथ पैदाइशी ये मसाइल होते हैं कि या तो दिल में सुराख होता है, या दिल का साइज़ बड़ा होता है, या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसमें हार्ट कनेक्टेड होता है, और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ माशाल्लाह से आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और एक बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला है, क्योंकि ट्यूसडे उनकी सर्जरीज भी होती है, मगर आज हमने मौका गनीमत जाके उनको अपने स्टूडियो में बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला डॉक्टर साहब। अब बगैर किसी तमीद के मैं आपसे सबसे पहला सवाल, जो आजकल का बड़ा बर्निंग टॉपिक है, और वो ये है कि बच्चे जो हैं सॉरी डॉक्टर साहब, आपका माइक कनेक्ट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, बच्चे जो हैं उनके मुतालिक हम बात करेंगे, और हमने आज आपको इसीलिए ज़हमत दी, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्निंग जो टॉपिक है हमारा आजकल का, वो ये है कि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, और ऐसे बच्चे जो आपके पास आते हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है, जिनके दिल के मसाइल होते हैं, और आप उनको देखते हैं, और पैदाइश से या पैदाइश से पहले से वो इससे सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे ही जब बर्थ होती है तो आप जब एग्जामिन करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके साथ ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो ऐसे बच्चे, और फिर उसमें ये कोरोना के इन्फेक्शंस और हॉस्पिटलाइजेशन के मसाइल कैसे मैनेज होता है? बच्चे इन जनरल जो है वैसे भी जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी उनको कम्युनिटी कम होती है, तो इसलिए उनको जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। और वो बच्चे जो उनको दिल के मसाइल हों, दिल के अगर प्रॉब्लम्स हों, उनको उनमें और मज़ीद चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन एक्वायर करने के। सही। जो अभी रिसेंटली जो हमारे पास इन्फेक्शन चल रहा है कोरोना, इसमें भी यकीनन इन बच्चों में जो कि दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, उनमें यकीनन कोरोना के अगर इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता हो जाए तो उससे रिस्क वगैरह बढ़ जाते हैं। लेकिन और बच्चे भी जिनके दिल के मसाइल नहीं होते, उनमें भी कोरोना के जो है सिम्टम्स वगैरह और कोरोना की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो सकती हैं। इस वजह से हम जो कॉमनली देख रहे हैं कोरोना के साथ जो मुतासर बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे हो रहे हैं जिनके दिल के अमराज नहीं हैं।
और उनमें जो बेसिकली जो अमूमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूजुअली कम शदीद नोयत की होती हैं, जैसे कि बुखार वगैरह, नज़ला, खांसी और पेट का दर्द वगैरह। या अब जैसे हम लाइव न्यूज़ में देख रहे हैं कि दस्त वगैरह, उल्टियाँ, ये चीज़ें भी बड़ी कॉमन हैं। और कुछ कुछ बच्चों में सिवियर डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें जो है शरियाने, जो कि दिल की शरियाने होती हैं, और दूसरी दीगर अज़ा की, जैसे कि फेफड़े हो गए, जिगर हो गया, सही उनकी शरियाने भी अफेक्ट होती हैं और उनमें सोजिश हो सकती है। सही। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम प्रोपोर्शंस में होती हैं, लेकिन बहरहाल हैं और सही। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जहाँ आपने बात की कि डायरिया वॉमिटिंग से, तो अभी जिस तरह की देखिए 2 दिन से जो हीट वेव और हीट स्ट्रोक किसी कैफियत है हमारी, और गर्द आलूद हवाओं का चलना, उसमें ऑलरेडी फेफड़ों के इन्फेक्शन शामिल होते हैं। फिर ये इतनी गर्मी कि 43 तक टेम्परेचर कराची का चले जाना, तो वो भी एक मैटर कर रहा होता है। तो उसमें आपके पास किस किस्म के केसेस अभी जो रिपोर्ट हो रहे हैं? अभी तो रिसेंटली खैर हीट वाकई उसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक के केसेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर गैस्ट्रो भी, वो भी किनारे पर ही है, और से वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि सफाई का ख्याल रखें, और जो है ख़ास तौर पे जो पानी है उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। सही। और कोशिश करें, जो कोविड की सिचुएशन के हवाले से कहूँगा कि आप जो है एसओपीज़ का वो करें, एसओपीज़ का ख्याल रखें। सही। और जो है कोशिश करें कि अगर गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। ये तो आपने वो बातें बताई कि ज़ाहिर है अभी तो स्कूल्स भी बंद हैं, तो बच्चों के लिए एक फ़ायदा है कि चले वो घर में रह के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप लेकिन बड़े तो बाहर जा रहे हैं ना, बड़े तो वो जा तो रहे हैं। इन्फेक्शन ला सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अब हम जी, जी। एक दूसरे को ही ट्रांसमिट कर जी, रहे जी, होते हैं जी, जी। चीज़ें। तो वही बात आ गई कि यहाँ पे हमें एक दूसरे को अपने एसओपीज़ के थ्रू ही अपने आप से और जी, जी। दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में अभी कितनी शरह हमें नज़र आई है कोरोना की? अल्हम्दुलिल्लाह जो है कोरोना की शरह बच्चों में कमी देखने में आई है अमूमन। और बच्चों में जो मेजॉरिटी में जो अगर आया भी है कोरोना, तो वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ आया है। कुछ बच्चों में तकरीबन लेस देन 1% में होगा कि उनमें सिवियर सिम्टम्स के साथ हमने देखे हैं पेशेंट्स। लेकिन अदरवाइज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द लार्जर स्केल बच्चों में यूजुअली जो है वो माइल्ड सिम्टम्स ही हुए हैं, जैसे कि नज़ला, बुखार, खांसी हो गया, या फिर दस्त, उल्टी वगैरह हो गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हवाले से चीज़ें खैर काफ़ी हौसला अफजा हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलिए वहीं आप आते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ पे। इससे पहले कि मैं आपकी एक्सपर्टीज़ पे बात करूं, थोड़ी सी मैं बात करूंगी, आपने ये सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट किया? क्या बच्चों से बहुत प्यार है? यार तो था खैर, लेकिन ये है कि वो बस रास्ता बनता गया, और जो है फिर शुरू से ये तो था कि डॉक्टर बनना है। और वो बस वो एक जो होता है फैमिली में, बस डॉक्टर बनना है, और वो करके किया था। यानी कि फिर खुद भी किया। पेरेंट्स का इम्पोज जी, था? फिर खुद भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है खुद वो शौक बढ़ता गया, और फिर जो है रास्ते बनते गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए इस तरफ। बच्चों का जो है वो शुरू से खैर सच्ची बात तो ये कोई ऐसा ख़ास हो तो नहीं था, लेकिन फिर ये है कि बस वो जैसे अल्लाह बना देता है ना रास्ता, कि बस आपको जो जाना होता है ना वहाँ बन जाता है, उस तरह कोई सिचुएशन थी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन बन गई। लेकिन अब कैसा लगता है? अब अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आता है या दिल चाहता है कि नहीं, मुझे आई में जाना चाहिए था? नहीं ऐसी कोई विश नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम इंजॉय करते हैं, जी, जी। तो डेफिनेटली हम उसमें ज़्यादा परफॉर्म जी, भी जी, अच्छा जी, जी। करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपके पास अभी इस किस्म के केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें दिल में सुराख है या दिल के मसाइल हैं? मतलब बर्थ में क्या रेशो है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं? अबाउट 1% पेशेंट्स में होता है, लेकिन ये है कि पहले चूंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमें लगता था कि दिल के मसले इतने मसाइल हैं नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, तो अब हम ये बच्चों को अर्ली पिक कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम तो यकीनन पहले से ही थे। बस अब ये है कि अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हम उनको तशखीस जल्दी कर लेते हैं, और उनका जो है बर वक्त तशखीस हो जाती है। और फिर इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि हमारे पास अब इलाज की सहूलतें भी बेहतर होती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स के लिए ये ज़रूर बताइए कि ऐसे पेशेंट को हम कैसे डायग्नोज, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी माँ को तो नहीं पता, एक और हमारे यहाँ डिलीवरीज अक्सर घरों में भी होती हैं या मैटरनिटी होम्स के अंदर हो जाती हैं, छोटे छोटे इलाकों में या रिमोट एरिया से, तो क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स आते हैं बच्चे के सामने जिनसे लगे कि हाँ भाई इसके दिल का ये मसला है और इसको दिखाना चाहिए? तो बर्थ के फ़ौरन बाद, खैर अब तो बर्थ के फ़ौरन बाद तो अब तो लेट हो गया, बल्कि अब तो बर्थ से पहले भी हम इन डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कराची में और दूसरी जगहों पर भी, जहाँ पे हम माँ के पेट के दौरान, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं इस बीमारी की।
पैदाइश के बाद अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद अमूमन जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सांस के मसले मसाइल होते हैं, बच्चों को फीडिंग के मसले होते हैं। अब बच्चे को फीड करने में प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात वो नीलापन आ जाता है, और बाज़ औक़ात जो है बच्चा बिल्कुल शदीद तरह का बीमार हो जाता है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, बिल्कुल नीला पड़ जाता है या बिल्कुल निढाल हो जाता है, और उस वक्त फिर आपको सांस की तकलीफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अलामात उमूमन होती हैं। जो बच्चे जो कम शदीद नौयत की बीमारी के वाले होते हैं उनमें यूजुअली सांस के मसले मसाइल होते हैं कि फीडिंग के साथ बच्चे को प्रॉब्लम होती है, सांस तेज़ चलता है, पसीना आता है, बच्चा फीड प्रॉपर नहीं कर पाता, फीड रुक रुक के कर रहा होता है, वज़न नहीं बढ़ रहा होता। तो इस तरह से फिर तशखीस होती है। और फिर आप अल्टीमेटली डॉक्टर से इस तरह देखते हैं और फिर आवाज़ सुनाई देती है मायने पर, तो फिर वो उसको हमारे पास रेफ़र करते हैं और हम वहाँ फिर उनको तशखीस कर सकते हैं। अच्छा, गाँव गोठों में ऐसा होता है ना कि डॉक्टर साहब अक्सर ये नीला पड़ जाना और ऐसे होता है तो वो ये झाड़ फुनकार और इनके लिए ले जाते हैं और समझते हैं कि शायद कोई साया है, इस तरह है, और फिर वो केस बहुत एडवांस हो जाते हैं हमारे पास। हाँ, मगर अब ये भी है यकीनन ये प्रॉब्लम हमारे पास हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो है सिंध भर में जो है तकरीबन 8 सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी खुल गए हैं जहाँ पे अब बच्चों की बीमारियों के दिल के अमराज के हवाले से माहिरीन मौजूद हैं। तो चीज़ें वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ हैं और अब बर वक्त तशखीस होने लगी है। वो बच्चे अब जो है जहाँ पे इलाज पॉसिबल है इन बच्चों का वहाँ पहुँचने लगे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी जो है बेहतरी आती जा रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थैलेसीमिया ये तो एक मौरूसी मर्ज़ है, यानी कि आपको इसको आप कोई ट्रीटमेंट फ़िलहाल तो नहीं है इसका, सिवाय इसके कि आप ट्रांसफ्यूजन लेते हैं। ट्रांसफ्यूजन में के अपने एक मसाइल हैं जिसमें आयरन डिपॉजिशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी चलेशन भी करो तो वो फिर भी ज़्यादा ही रहती है, तो उसमें भी हार्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं क्या? जी हाँ, आयरन जो है अगर खुदा न खासा उसकी मिकदार अगर बढ़ जाए, जिसमें फौलाद जिसे कहा जाता है अमूमन तौर पे जो लोग कहते हैं, तो क्योंकि वो बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो उसकी वजह से जिसमें फौलाद की मिकदार बढ़ जाती है और ये फौलाद जो कि सादा उसमें जो है तादाद मौजूद होता है जब जिस्म में, तो वो मुख्तलिफ अज़ा में जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि दिमाग है, जैसे कि फेफड़े हैं, जैसे कि जिगर है, जैसे कि हड्डियाँ हैं, उनमें जमा होना शुरू हो जाता है और इसी तरह से वो दिल को मुतासर भी करता है, दिल का जो फंक्शन है उसको मुतासर करता है, दिल बड़ा हो जाता है, दिल में जो है वो ताकत नहीं रहती है उसमें और इस तरह बच्चे उमूमन जो है फिर वो दिल के मसले मसाइल के साथ दिल की धड़कन जो है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, दिल की तारों को अफेक्ट करता है, फौलाद जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में। तो ये मसले मसाइल यकीनन बच्चों को दिल की बीमारी के साथ ही प्रेजेंट करते हैं बच्चे। सही। अच्छा, अक्सर बच्चों में हम देखते हैं कि झटकों की बीमारी भी, उसका ताल्लुक दिल से होता है डॉक्टर साहब? झटकों की बीमारी का एज सच तो दिल से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो मेन जो एक प्रॉब्लम होती है कि अगर माँ खुदा न खासा कुछ झटकों बीमारी उनको है और वो दौरान से दवाइयाँ ले रही हैं तो उसमें अमूमन देखा गया है कि दिल की बीमारियाँ कॉमन होती हैं। सही। इसके अलावा जो है अमूमन जो बच्चों में जो कि इनको झटकों बीमारी होती है उनमें बाज़ औक़ात जो है दिल के वाल्व वगैरह लीकिंग की प्रॉब्लम हम देखते हैं कॉमनली के वो हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन को ख़ास वो नहीं है झटकों की बीमारी का और दिल की बीमारी का। अच्छा जी। वैसे इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है दिमाग से होता है। सामीन, आप प्रोग्राम में हमारे शामिल हो सकते हैं 4471 पर मैसेज करके अपना 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज या सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए 4471 पर। और इसके अलावा फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं अपना FM 101 ट्यून करके। तो हमारे साथ रहिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों की कार्डियोलॉजी पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने आपसे अर्ली साइन एंड सिम्टम पूछे और आप ये बता रहे हैं कि नीला पड़ जाना या ये है, इसके अलावा कोई ऐसे सेलिएंट सिम्टम भी होते हैं, ऐसे खामोश भी होते हैं जिनका पता नहीं चलता और जब वो एग्जामिनेशन के लिए आते हैं या उनको कोई टेस्ट रेफर किया जाता है, और बेसिकली वो टेस्ट क्या होते हैं तो हमें आइडेंटिफाई होता है? तो बाज़ बीमारियां दिल की ऐसी होती हैं कि जिनमें तो खैर आपका जो है आपको फ़ौरन ही पता पड़ जाता है मायने से या बच्चे के उससे, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे दिल के सुराख वगैरह होते हैं जिनके जो है ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं होते, बच्चा बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल होता है, बिल्कुल जो है वो सही कोई सांस में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होती उसको, लेकिन सिर्फ उसका जो है कद वगैरह नहीं बढ़ रहा होता। अच्छा। और उसमें या फिर उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होता, तो फिर अमूमन लोग आते हैं कि जी वर्कअप वगैरह करके देखें और इंसिडेंटली एको वगैरह अगर करवाया जाता है तो उसमें फिर आपको पता पड़ता है कि दिल में सुराख है। सही। इस तरह के सुराख जो माइल्ड डिजीज़ आप कह लें दिल के हवाले से, लेकिन एक इनका इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।
डॉक्टर साहब क्या इलाज होता है, मतलब किस तरह आप लोग शुरू करते हैं, किस एज में अगर आप कनेक्ट करते हैं? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ASD की बात कर रहा हूँ, जो दिल के ऊपर वाले पर्दे में सुराख को कहा जाता है। इसका जो है इलाज दो तरीके से पॉसिबल है। अगर जो है वो उसकी जो इसकी दीवारें होती हैं अगर वो प्रॉपर से बनी हुई हैं जो सुराख की, तो उसमें फिर आप एंजियोग्राफी से भी उस सुराख को बंद कर सकते हैं, या फिर आप अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको सर्जरी से क्लोज कर सकते हैं। और दोनों तरीके का इलाज काफ़ी कामयाब है और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये किस उम्र में होता है? ये अमूमन हम लोग जो है 5-6 साल की उम्र के बाद यूजुअली कर लाते हैं। कर तो खैर पहले भी सकते हैं खैर, लेकिन ये कि अराउंड 5-4 ईयर्स की एज पर हम यूजुअली कर लेते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी क्या खदशात होते हैं, मतलब वो जब आपके पास यकीनन डर होता है ऑब्वियसली कि बच्चा है, एक बच्चा है ज़ाहिर है उससे वैसे आपको बड़ी मोहब्बत होती है, फिर ऊपर से इस तरह का दिल का मसला अगर पता पड़े तो यकीनन पेरेंट्स परेशान होते हैं। और लेकिन खैर हम उन्हें जो है ये हम तसल्ली दे सकते हैं कि ये इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है और आराम से अवेलेबल है और इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। अच्छा। तो बजाय इसके कि आप ऑपरेशन ना करवाएं या आप जो है इलाज ना करवाएं, आप ऑपरेशन करवाएं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हैं तो हो सकता है खुदा ना खास्ता ये जो काबिल इलाज मर्ज जो बड़ा आराम से इलाज हो सकता है जिसका, वो नाकाबिल इलाज बन जाए अगर फेफड़ों के प्रेशर बढ़ जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये रेशो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें सक्सेस रेशो कितना है ऑपरेशन के बाद? ऑलमोस्ट 99% तक सक्सेस रेट है। ये मैं ASD की अगर बात करूँ तो मैं ऊपर वाले पर्दे जी उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट है दोनों का, सर्जिकल भी और जो डिवाइस क्लोजर अगर आप एंजियोग्राफी के थ्रू करवाते हैं, दोनों में सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99%, बल्कि उससे भी अबव है, उससे ज़्यादा मिल जाता है। जी। अच्छा, तो फिर अब आप कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक करवाना चाहिए, इससे पहले भी हो सकता है? और हो सकता अगर है ASD की हम बात कर रहे हैं तो बाद में हम लेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन दूसरे जो बीमारी हैं उनके इलाज पहले ही कराना, वो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। अगर नीचे वाले पर्दे में सुराख है और बड़ा सुराख है तो वो हो सकता है कि हमें 3-4 महीने 5 महीने की उम्र में या 6 महीने की उम्र में करना पड़े। ओके, सही है, तो वो बच्चे तो वो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। अगर बीमारी जो है वो क्या कहते हैं माइल्ड नौयत की है, यानी ज़्यादा शदीद नौयत की नहीं है, तो उसमें हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, सांस के मसले मसाइल हो रहे हैं और नीचे वाले पर्दे में सुराख है और बड़ा सुराख है, तो फिर उसका ऑपरेशन जल्दी भी करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात उसमें 2 स्टेज में ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये कितनी ड्यूरेशन का होता है ऑपरेशन? ऑपरेशन तकरीबन 3 से 4 घंटे, जो ऑपरेशन बज़ाते खुद जो ऑपरेशन होता है जो सुराख का होता है, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो तकरीबन 1-1.5 घंटे का होता है। लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर, बाकी पेरी ऑपरेटिव केयर के बच्चा जाएगा और बेहोशी का डॉक्टर देखेगा, वो बेहोश करेगा, मशीन पे डालेंगे और बाकी चीज़ें होंगी, तो तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं इसमें। लिसनर्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की बीमारियों पे और स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि दिल में सुराख या इस किस्म की दूसरी बीमारियां जो दिल से रिलेटेड होती हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं, 1 ओवर लिखिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज या क्वेश्चन लिखिए और उसे भेज दीजिए 4471 पर, या फिर हमें फेसबुक के जरिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है उनका बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। लेकिन क्वेश्चन भेजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने बड़े डॉक्टर इतनी आसानी से हाथ नहीं आते, हमने बड़ी मुश्किल से इनको बुलाया है अपने पास, और आप जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपसे बातें हो रही हैं, और बातों बातों में हमने डॉक्टर साहब को इंगेज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और उनसे हम पूछ रहे हैं बच्चों की बीमारियों के बारे में और उनकी तकालीफ के बारे में, और बहुत सारी बातें होती रहेंगी प्रोग्राम में, और हम आपके साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब को हमने अभी रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ डिस्कस करें वो सारे इम्पॉर्टेंट केसेस जो डॉक्टर साहब के पास आते हैं, और वो किस तरह ट्रीट करते हैं और किस स्टेज पे पेशेंट्स उनके पास केस लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ में जैसे है, आप बता रहे थे अभी, जैसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपने प्रोग्राम में भी हमें बताया कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो केसेस को। हमें ये बताइए कि ऐसी क्या केयर हो कि माएँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उम्र छोटी है, कुछ ऐसे ख्याल रखें कि ऐसे हालात ही पैदा ना हो बच्चों के साथ, और ये किस हद तक हेरिडिटी में आता है? एक तो ये कि वो जो है माएँ अपना प्रॉपर अपना चेकअप करवाती रहें वक्तन वक्तन गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और सीरियली जो है उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस जो गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें एडवाइस करती हैं
वो करवाते रहें। उसमें जो दिल के हवाले से अगर हम बात की जाए तो दिल के हम जो है बच्चों की दिल की बीमारी को तशख़ीस कर सकते हैं, कुछ अक्सर बीमारियों को तशख़ीस कर सकते हैं जब ज़चगी जो है तकरीबन 20 हफ्तों की हो जाती है उसके बाद। अच्छा। और उसमें जो है हम अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो दिल के हवाले से तो, और जिनका अंदेशा हो कि वो हो सकते हैं, तो हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो अगर चाहें तो इस ज़चगी को जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं या इलाज बहुत मुश्किल है या कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनका आगे जाके हमें लगता है कि बच्चों को जो है और या पेरेंट्स को जो है काफ़ी तकलीफ हो सकती हैं, तो इस वाले से हम उनको गाइड कर सकते हैं। और फिर हम उन्हें ये भी गाइड कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को दिल का मसला है तो वो बेहतर होगा कि वो अपनी जो डिलीवरी है वो सेंटर में करवाएं जहाँ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, या जहाँ इनकी केयर वगैरह बच्चों की आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, उनकी जो केयर वगैरह है उसके हवाले से टीम या इलाज मौजूद हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना हेरिडिटी में आता है, ये एक बार बताइएगा। बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये कहना कि जी फलां चीज़ होगी तो उसकी वजह से हो जाएगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है दिल के हवाले से। लेकिन ये कि मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी आपकी जो माहौल में तब्दीलियां हैं उनकी वजह से हो सकता है। कुछ हेरिडिटी भी कुछ फैक्टर है। इसके अलावा जो है कुछ अगर ऐसी मदर को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ वगैरह हैं, उनमें हो सकता है कोई दवाइयाँ वगैरह उन्होंने ऐसी ले ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर मदर को झटकों की बीमारी है और ऐसी दवाइयाँ वो ले रही हैं उसकी वजह से भी दिल पर असर पड़ सकता है। या माँ को शुगर का मसला हो दौरान ज़चगी, तो आजकल बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी दिल के मसले मसाइल बच्चों में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। आजकल शुगर तो प्रेगनेंसी में वैसे भी बढ़ जाती है, नॉर्मली भी हम देख रहे हैं कि जी, और अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हो तो उसकी वजह से दिल पे असर पड़ सकता है। दिल की जो इसका जो बनावट है उसमें, दिल के बनने का अमल है उसमें रुकावट हो सकती है। दिल आधा बन सकता है, या दिल के पट्टे बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत ज़्यादा उनमें वो मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें जो है सूजन हो जाती है, या दिल की जो शरियानें वो पलट सकती हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर शुगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मदर की बड़ी हुई हो। तो इसलिए प्रॉपर जो है एंटीनेटल केयर ज़रूरी है। गायनेकोलॉजिस्ट जो कि इन चीज़ों में माहिर हों, उनसे आप राब्ते में रहें, उनको जब वो वक्तन बुलाएं आपको फॉलोअप करते रहें, उनके सीरियली अल्ट्रासाउंड होते रहें। और फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनका भी ये वो होगा कि वो रोल होगा कि वो उन्हें अगर उन्हें लगता है कि शुबा लगता है कि दिल के मसला लग रहा है बच्चे को, ऐसा कुछ उन्हें नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो वो इसका 20 हफ्ते की ज़चगी के बाद जो है अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं बच्चे के दिल का। अच्छा। और ये सहूलत मौजूद है पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये तकरीबन हॉस्पिटल्स में है या लिमिटेड? फिलहाल लिमिटेड हॉस्पिटल्स में, लेकिन हो रहा है तीन बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है। हमारे पास लियाकत नेशनल में भी ये सहूलत मौजूद है, आगा खान में मौजूद है, और इसके अलावा कुछ और सेंटर्स में। मेरे ख्याल NICVD में भी मौजूद होगी। जी जी, NICVD में प्रॉब्ली इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल अवेलेबल हैं। जी, चलिए, निजी इदारों में तो ज़्यादा हमें मिल जाती हैं, लेकिन ये कि ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है और आप ये समझ रहे हो कि उसमें आपको सहूलत भी है और साथ ही साथ ज़िंदगी का भी रिस्क नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको अवेल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो वैसे गायनेकोलॉजिकल सेक्शन में जाती है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को कितना एक्सपर्ट अपने उसमें होना चाहिए, और अपनी OPD में स्पेशली जो इसके पास पेशेंट आ रही हैं और अर्ली प्रेगनेंसी डेज हैं उनकी, तो वो कौन से ऐसे टेस्ट, हमने नॉर्मली देखा है कि एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक CBC होता है, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त होती है जिसमें फौलाद की टैबलेट्स लिख दी जाती हैं और कैल्शियम लिख दिया जाता है। और क्योंकि अर्ली डेज़ में हमें जो मॉर्निंग सिकनेस और ये चीज़ें मिलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे पा रहे होते हैं, जो फॉलिक एसिड और ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से टेस्ट हों जिनमें अगर अल्ट्रासाउंड में उनको ऐसी कोई बात समझ नहीं आ रही, तो कोई ऐसे टेस्ट भी तो होते होंगे ना डॉक्टर साहब, जिससे बच्चों का इन चीज़ों का हम मुआयना कर सकें, हम पता कर सकें, या वो इतनी हिस्ट्री लेती हों कि पास्ट हिस्ट्री से भी कुछ पता चल रहा हो? तो ये कि अगर मदर को प्रीवियसली जो है अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है जिसमें प्रेगनेंसी में था कि उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, यानी पैदाइशी दिल का नुक्स था,
तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है, तो उनको ज़्यादा विजिलेंटली देखना पड़ता है। और उनके लिए आप फीटल एको यानी जो बच्चों के दिल का अल्ट्रासाउंड, जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसके दिल का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, फीटल एको, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। और वो सहूलत अवेलेबल है, हम 20 हफ्तों की वसती के बाद जो है उसको कर सकते हैं। सही। अच्छा, और ये उनके बीमारियों का खुदा न खास्ता अगर इस बच्चे को जो है अभी बॉर्न होने वाला है, इसमें कोई दिल का मसला तो नहीं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अच्छा, हमने अभी प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले कहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम ज़रूर बात करेंगे, तो हम थोड़ा सा इस पर भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब बच्चे का ऑपरेशन, एक बच्चा है खुदा न खास्ता, इसको ऊपर के पर्दे में सुराख है दिल के, और वो आप लोगों ने सर्जरी कर दी उसकी, उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? तो अगर दिल के पर्दे में, ऊपर वाले पर्दे में सुराख है, उसमें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी है। फिर नॉर्मल बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा अगर बर वक्त इलाज हो जाता है, तशखीस हो जाती है और फेफड़ों का प्रेशर नहीं बढ़े और आपने बर वक्त से पहले ही इलाज कर लिया है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ होती है। अगर दिल के ऊपर वाले पर्दे सुराख की बात करें, नीचे वाले पर्दे में सुराख है या और कॉम्प्लेक्स सुराख है, जिसमें कि सुराख भी है और साथ में फेफड़ों की शरीयान तंगी है, जिसमें बच्चे नीले हो जाते हैं, उनमें भी जो है अब इतनी तरक्की हो गई है और पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है कि आप ऑलमोस्ट अगर ऑपरेशन कामयाबी से हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। हाँ, उसे यकीनन जो है बच्चों के दिल के डॉक्टर से वक्तन वक्तन आके चेकअप कराना होगा। और अमूमन यूजुअली और बाज़-औक़ात उनमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यूजुअली उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इलाज हो जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में तो, बड़ों में तो हम ये देखते हैं कि हार्ट की डिजीज़ होती हैं और वो एक बड़ा ऑपरेशन जिसको बाईपास कहा जाता है, क्या बच्चों में भी किया जाता है? बाईपास बेसिकली ये है कि बच्चा जो है, जब जो भी मरीज़ है, बड़ा है या बच्चा है, जो भी है, वो बेसिकली क्या है कि जिस वक्त ऑपरेशन कर रहे होते हैं सर्जन, तो वो बाकी सर्कुलेशन वगैरह चलाने के लिए मशीन पे डाल देते हैं, बाईपास मशीन कहा जाता है। सही। तो बाकी जो इलाज जो हो रहा होता है वो बेसिकली वो तो अगर बड़ों की बात करें, शरियानों का इलाज हो रहा है, तो शरियाने की जो तंगी है उसको सही कर रहे होते हैं डॉक्टर। और जो बच्चों का है कि अगर दिल में सुराख है तो उसको सही कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो बाईपास से मुराद बेसिकली जो लोग एक आम जो फहम लोगों को समझाने के लिए की जाती है, लेकिन बेसिकली ये है कि वो जब बच्चा जब ऑपरेशन के दौरान और उसका जो सर्कुलेशन वगैरह है उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि दिल और जो है फेफड़े तो काम नहीं कर रहे, तो उनको सर्व करने के लिए सारा जो है बाईपास मशीन पर डाला जाता है, उसको बाईपास मशीन का बाईपास कहा जाता है बेसिकली। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये एरियल सेप्टल क्या होता है? सॉरी, एरियल सेप्टल। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हाँ, ये वही जो मैंने बात की, ऊपर वाले पर्दे में सुराख जिसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी कहा जाता है। जी जी। और नीचे वाले पर्दे के सुराख को क्या कहा जाता है? वेंटिकुलर सेप्टल। अच्छा, वेंटिकुलर। अच्छा, आर्टिकुलर और वेंटिकुलर के हिसाब से। ओके ओके, चलिए, ये सारी बातें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दौरान बच्चे का हार्ट रेट भी हमने देखा है बहुत बढ़ जाता है, तो वो किस हद तक जाता है, कितने स्पीड तक जाता है? बच्चों का हार्ट रेट जो है अमूमन बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। उम्र के साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, फिर उसका बड़ों के हिसाब से हार्ट रेट यानी बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। लेकिन छोटे बच्चों का या जो पैदाइश वाले बच्चे होते हैं उनका 160 तक भी हार्ट रेट नॉर्मल होता है। वो तो ज़्यादा ही। इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात दिल की तारों के मसले मसाइल होते हैं पैदाइशी तौर पर भी, या जो है कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं दिल की जिसमें तारों के मसले मसाइल होते हैं, या बाज़ औक़ात को सर्जरी वगैरह हुई होती है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के बाद जो है बच्चों के तारों के मसले मसाइल होते हैं, उसमें दिल की रफ्तार बढ़ जाती है। या दवाइयाँ अगर जो हम ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद यूज़ कर रहे हैं उससे भी दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, या नमकियात कमी पेशी हो उसकी वजह से ये दिल की रफ्तार बढ़ सकती है। तो बहुत सारे वजूहात हैं। खैर अमूमन जो और दिल की रफ्तार के मसले मसाइल जो होते हैं यूजुअली जो प्रेजेंट करते हैं वो तकरीबन 10-12 साल की उम्र में, एडोलेसेंट एज में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, लेकिन वो किसी भी एज में बच्चों में भी कॉमन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऊपर के पर्दे का सुराख अगर होता है और उसके बाद ऑपरेशन अगर हो जाता है तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, नीचे वाले में थोड़ा सा मुतासर होती है क्या? उसमें भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खाली सुराख है तो उसमें ऑलमोस्ट नियर कंप्लीट नॉर्मल लाइफ बच्चा गुजारता है। अगर ऑपरेशन अच्छे से कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, तो अमूमन जो है वो बच्चे बिल्कुल सही ग्रो करते हैं, नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल ग्रो करते हैं। अच्छा, कोई लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं होती? नहीं, यूजुअली नहीं होती हैं। अगर जो है प्रॉब्लम, अच्छा। अगर कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं हुई है, अगर क्या कहते हैं शुरू के फर्स्ट 4 to 3 months या 6 months तक हम देते हैं दवाइयाँ उन्हें, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें सब कुछ सही अंदर तो दवाइयाँ यूजुअली बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अगर जो है दिल में सुराख है और शरियान में तंगी है तो बाद उन बच्चों को थोड़ा सा दवाइयाँ लंबे से चलती हैं, और अगर उसमें तंगी वगैरह की नौयत तंगी अगर बरकरार रहती है, डिपेंड करता है कितनी नौयत की है, शदीद है, मामूली है,
उसके हिसाब से, तो फिर उन बच्चों को यूजुअली फॉलोअप की ज़रूरत होती है। ये बीमारी जिसकी मैं बात करूँ नेट्रोलॉजी ऑफ फेलो कहा जाता है, इसमें नीचे वाले पर्दे में सुराख होता है और फेफड़ों वाली शरियान में तंगी होती है। सही। और इन बच्चों को ऑपरेशन के बाद भी जो है रेगुलरली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से फॉलोअप में रहना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं बनस्बत दूसरी बीमारियों के। और अगर उनकी बर वक्त तशखीस हो तो आप उनको अर्ली एड्रेस कर सकते हैं और उनकी लाइफ भी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही गुजरती है बच्चों की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बताया कि फेफड़ों में तंगी होती है, जिसकी शरियान में तंगी होती है और जिसकी वजह से वो उनको डिफ़िकल्टी। तो आजकल तो वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, तो इस किस्म के केसेस जो आपके पास आए, तो क्या इसमें कुछ कोरोना की हिटिंग्स नज़र आई आपको? कोरोना का ऐसा बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पहले कहा कि काफ़ी हद तक कम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब थर्ड वेव जब आ रही है तो इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें। और जो है वो जो बच्चे दिल के मसले मसाइल जिनके दिल के पैदाइश में उसको उनमें अमूमन कम देखा गया है, लेकिन ये है कि पॉसिबल तो है यकीनन। इन्फेक्शन तो कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में आप हमेशा शामिल हो सकते हैं। 101 लिखिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और उसे भेज दीजिए 4471 पर। और आप हमें फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं बच्चों के इन्फेक्शंस पे, बच्चों के डिजीज़ पे, स्पेशली कार्डियोलॉजी पे। और डॉक्टर साहब से अभी हम ये भी पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपका कोई ऐसा केस, यूनिक केस हो जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, वो आप समझ रहे हो कि मेरे लिए बड़ा चैलेंज है इस केस में करना, तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए। बच्चों के खैर वैसे तो खैर तमाम ही जो अगर उनको प्रॉब्लम हो, दिल के मसले मसाइल हो या कोई भी बीमारी हो, तो यकीनन वो चैलेंज तो होता है कि आप ज़ाहिर उनकी ज़ाहिर यकीनन प्यार होता है। लेकिन ऐसा है कि अक्सर हमें जो दिल के हवाले से लोग परसेप्शन ये है कि जी वो सक्सेस रेट वगैरह कम है बच्चों में और बड़ा जो है डर होता है उनमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब काफ़ी बेहतर होती जा रही हैं। दिल के हवाले से इलाज में काफ़ी बेहतरी आ रही है और यकीनन इनके जो इलाज के हवाले से जो ख़ासतौर पर अगर शदीद नौयत की बीमारी हो तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और हमने जो है वो देखा ये कि उनके अमूमन जो है उसमें, लेकिन अब जो वक्त के साथ साथ जब इलाज बेहतर होता जा रहा है तो उसमें बेहतरी आती जा रही है और इससे बेहतर है। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर केस कोई ऐसा नहीं जो आपको याद रहा हो? केस एक है जो कि मैंने दौरान ट्रेनिंग अपनी, जब मैं आगा खान में ट्रेनिंग कर रहा था तो देखा था कि हमारा एक पेशेंट था, तकरीबन 10-12 साल की एज थी उसकी, और वो उससे बीमारी थी नेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, जिसमें मैंने जैसे बताया कि उसमें नीचे वाले पर्दे में सुराख है और इसके अलावा शरियान में तंगी थी। और फिर उनका वही कॉमन जो हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारी जो उसमें कि लोग जो है इलाज पर वक्त नहीं करवाते और ये उससे वो दरगुजर कर रहे होते हैं कि अब वो बच्चा है छोटा है, अभी इलाज कैसे करवाएं ये वो। तो इस तरह से चीज़ें थी, लेकिन उसका जो है जब इन बच्चों में जब फेफड़ों की शरियान में तंगी होती है तो उनमें गैर ज़रूरी शरियानें बन जाती हैं। सही। वो शरियानें जो है कमज़ोर होती हैं, तो इसकी वजह से इन बच्चों में जो है अमूमन जब खांसी वगैरह खुदा ना खास्ता हो तो शरियानें फटने का खतरा रहता है। अच्छा। ऐसा एक बच्चा हमारे पास आया था जिसे जो है वो उसकी शरियान फेफड़ों की जो गैर ज़रूरी शरियान थी वो फट गई थी और उसकी वजह से उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और वो ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा था कि बच्चा अब गया कि तब गया। फिर हमने जो है उसका उस वक्त हमने बहुत उसके लिए काफ़ी वो की तकदीर की, उसके लिए उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया। उसी वक्त उसकी जो है हमने रेडियोलॉजी से बात करके उसकी जो है वो जो जहाँ से ब्लीडिंग हुई थी उसको रुकवाने की कोशिश की, वहाँ पे क्लिपिंग वगैरह करवाई और फिर हमने उसी दिन अगले दिन जो है उसको ऑपरेट भी करवा दिया। उसके बाद उसका पोस्ट ऑप कोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा और बच्चा काफ़ी दिन तक आईसीयू में भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी बेहतर हो गया और अब जो है बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। अच्छा, तो आपके पास फॉलोअप में आते होंगे वो? जी, फॉलोअप में रहते हैं। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक सक्सेसफुल आपका केस है जिसने बड़ा आपको तो यही कि अगर आप इलाज जैसे कर लेते हैं उनका और प्रॉपर तरीके से करवा लेते हैं तो फिर वो जो है सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 95% से अबव है मेजॉरिटी ऑफ डिजीज में, और कुछ डिजीज में तो ऑलमोस्ट 100% तक सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बट बात वही है ना कि हम टाइमली चीज़ों को पिक करें। जी। और साथ ही साथ फिर होता ये भी है ना कि ऑपरेशन हो जाता है, इसके बाद फॉलोअप्स नहीं होते हैं या वो सीरियसली उसको लिया नहीं जाता कि बस ठीक है ऑपरेशन हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्टली भी तो बहुत होते हैं। हाँ, कॉस्टली यकीनन है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब जो है गवर्नमेंट ने सेटअप वगैरह बनाए हैं, मुख्तलिफ शहरों में सिंध के सेंटर्स खुले हुए हैं और वहाँ इलाज जो है काफ़ी निस्बतन सस्ता या फिर ऑलमोस्ट फ्री भी है। तो
चीज़ें बेहतर हो रही हैं वक्त के साथ साथ। खैर प्राइवेट सेक्टर में यकीनन काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ऐसी NGOs, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो सपोर्ट करती हैं फैमिलीज़ को। तो अगर आप डॉक्टर से बात करें तो आपको सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डॉक्टर से बात करने के बाद सपोर्ट तो मिल ही जाती है, लेकिन वही बात है कि उसके बाद का फिर एक लिमिट होती है ना, NGOs भी आपको कितना सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये कि अगर फ्री है गवर्नमेंट सेक्टर में ये इलाज उसका और अच्छे तरीके से मैनेज भी हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि बीइंग अ शहरी हम लोगों का भी बड़ा हक है कि हमारे बच्चे अगर खुदा न खास्ता इस किसी तकलीफ़ में हैं तो हमारी गवर्नमेंट इनको अटेंशन करे, क्योंकि ऑल दो ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है ये बच्चे। अच्छा, प्रोग्राम में हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं। हमीदुल्ला मंदाखिल से हैं, अस्सलाम वालेकुम कोयटा से। बहुत शुक्रिया शो सुनने के लिए हमीदुल्ला, और उन्होंने सारे सुनने वालों को भी सलाम कहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सलीम दिलकश आपका मैसेज है और आप यकीनन कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मैं ज़रा करीब करके पढ़ूँ क्योंकि मेरी भी दूर की नज़र बड़ी ख़राब होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत होंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम में खुशामदीद के साथ साथ प्रोग्राम करने वाले, प्रोग्राम में शामिल होने वाले डॉक्टर साहब को भी। अच्छा ठीक है सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर एक और मैसेज भी है, उसमें शायद नाम नहीं लिखा हुआ। चलिए फिर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, और प्रोग्राम में हम आपके क्वेश्चन को भी शामिल कर लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ तो हमने बात की कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की कि वो इम्प्रूव हो जाती है, और यकीनन होती है, और आप कह रहे हैं और आपके पास ऐसे सक्सेस रेट भी हैं। लेकिन हमारे पास रिमोट एरियाज़ में डेफिनेटली अभी उन इलाकों तक तो ये फैसिलिटी नहीं पहुँची है, तो वहाँ के लोगों को हम कैसे अपग्रेड करें? क्या आप लोग वहाँ के लिए कोई सेमिनार्स या कोई वर्कशॉप या क्या वहाँ पर कोई विजिट्स होते हैं आप लोगों के? कैंप्स वगैरह हम लोग लगाते हैं तो हैं खैर, लेकिन ये कि वही है कि हमें हर तरफ से जो है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल पे भी अगर जाकर अवेयरनेस वगैरह पर करें, कि लोगों को बताएं, डॉक्टर्स को, और जो भी वहाँ पे जो तबी अमला मौजूद है कि वो जो है अगर उन्हें शुबा होता है तो वो उसका अगर बर वक्त रेफ़र कर देते हैं तो और बर वक्त तशखीस हो जाती है तो इलाज में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अवेलेबल है, मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नमेंट के इदारों में भी मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। जहाँ भी उनकी सहूलत हो वहाँ मौजूद हो, वहाँ पहुँच जाएँ वो लोग तो यकीनन इलाज मिल जाएगा। लेकिन ये कि उसके लिए ज़रूरी है कि यकीनन उन तबी अमला जो वहाँ पर मौजूद है उन बेसिक यूनिट्स में, कि वो पहले रेफ़र करें और उनके लिए उनके अवेयरनेस यकीनन करने की ज़रूरत है। हम कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं। रिसेंटली हमने कोयटा में एक कैंप किया था हॉस्पिटल की तरफ से जाकर, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अच्छा, इसके अलावा और दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी वहाँ पे कैंप्स वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम कैंप्स में तो कैटरेक्ट सर्जरी या फिर आई ऑपरेशंस के अलावा और कुछ नहीं सुन रहे होते हैं ज़्यादा, तो इस किस्म के रेगुलरली कैंप्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हो रहे हैं, दिल की बीमारियों के हवाले से भी हो रहे हैं, दिमाग की बीमारी के हवाले से बच्चों की जो है उसके हवाले से भी कैंप्स लग रहे हैं। सही, बहुत रेगुलरली कैंप्स लग रहे हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है NGO वो लाइफलाइन है हमारे मुल्क की, कि अगर इसे अल्लाह ना करे हम स्विच ऑफ करते हैं तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारी NGOs जो रोल प्ले कर रही हैं वो डेफिनेटली एक लाइफलाइन का रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और प्रोग्राम में यहाँ हम एक ट्रैक शामिल करेंगे और इसके बाद हम फिर वापस आएंगे और आपसे बातें करेंगे। अभी हमारे साथ आधा घंटा और हैं डॉक्टर साहब, और उन सर हम मज़ीद उनका सर भी खाएंगे, उनसे पूछेंगे मज़ीद और कि वो क्या बता सकते हैं हमें, और किस तरह हम अपने आने वाले बच्चों को उस दुनिया में आने से पहले किस तरह अच्छे तरीके की एक लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या उन माओं को ख्याल रखना चाहिए, क्या उन फैमिलीज़ को ख्याल रखना चाहिए, और अपने बच्चे प्लान करते वक्त आपको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। तो एक तो ये यकीनन इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक जो क्लोज वो रिश्ता बना के रखना है। उन जब भी वो आपको बुलाते हैं तो उनको प्रॉपरली फॉलोअप करवाना है। जब आप सीरियल अल्ट्रासाउंड से वो फॉलो करेंगे, शुगर का ख्याल रखना है। शुगर आजकल जो हम बड़े कॉमनली देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर की शुगर्स बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उससे दिल की पेचीदगियाँ, दिल के जो बनावट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको यकीनन कंट्रोल में रखना है। और इसके अलावा जो है दिल के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो हम जो है 20 हफ्ते की ज़िंदगी के बाद इन बच्चों के दिल के अगर प्रॉब्लम हमें लग रहा है, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो वो आपको गाइड कर सकती है कि आप फिटल एको करवा लें। और ये फिटल एको की सहूलत जो है मुख्तलिफ सेंटर्स में पाकिस्तान में कराची में अवेलेबल है।
और उसमें हम जो है फिर बच्चों की जो दिल की बीमारी है उनकी तशखीस प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसमें अगर माइल्ड डिजीज़ होती है यूजुअली तो उनको तो खैर आप अगर नॉर्मल सेंटर में भी करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाज़ ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की डिजीज़ होती हैं जिसमें जो है हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर ऐसा बच्चे को लग रहा है तो फिर आप जो है उसको स्पेशल सेंटर में जहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो और प्रॉपर सेटअप हो, जहाँ पे इन बच्चों की जो है अगर उन्हें हो सकता है कि उन्हें जो है पैदाइश के फ़ौरन बाद ही किसी तरीके के इलाज की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए उन्हें ऐसे सेंटर में डिलीवर कराना चाहिए जहाँ पर ये सहूलतें अवेलेबल हों। सही। फिर दिल की बीमारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो है पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इलाज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ फिर आपका रोल आ जाता है पीडियाट्रिशियन का, जो कि उन बच्चों को नॉर्मली रिसीव करते हैं या देखते हैं कि अगर वो प्रॉपरली अगर उसको बच्चे को एग्जामिन करते हैं, उन्हें लगता है शुबा होता है कि उसकी ऑक्सीजन कम आ रही है, सांस बहुत तेज़ चल रही है, या बच्चा बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा जो बीमार हुआ है, नीला पड़ा हुआ है, तो वो फ़ौरन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें और इसका जो है तशख़ीस के लिए जो भी टेस्ट हैं जैसे कि यूजुअली एको वगैरह किया जाता है जिसमें बीमारी की तशख़ीस किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है अगर ऐसी बीमारी आती है जिसमें जो है वो इलाज की फौरी ज़रूरत होती है तो वो आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट गाइड कर सकता है। और ये तरीका इलाज अब मुख्तलिफ सेंटर्स में अवेलेबल है, बासानी अवेलेबल है, बहुत सारी बीमारी को हम एड्रेस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एडवांसमेंट के साथ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें वो आपको दवाइयाँ वगैरह दे के जस्ट पेशेंट्स को फॉलोअप पे रखते हैं कि जी दवाइयाँ देते हैं फ़िलहाल, और फिर वक्त आने पर जो है उसके ऑपरेशन या जो भी खाली मेडिसिन से अगर इलाज होता है तो आपको गाइड कर सकते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। जी डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन को जब आप डिसाइड करते हैं तो बच्चे का एक सर्टेन वज़न भी होना ज़रूरी है ना, उसकी हेल्थ इतनी हो कि वो इसको सफ़र कर सके इससे। तो दुनिया भर में तो खैर अब जो मुख्तलिफ बीमारियां दिल की जो हैं उनका इलाज विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ वीक्स ऑफ लाइफ में भी हो रहा है। हमारे पास थोड़ी सी इस हवाले से अभी फ़िलहाल इतनी एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अब हम लोग भी जो है प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर हम बच्चों का वज़न अगर 5 किलो के आसपास होता है तो बहुत सारी सर्जरीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती हैं, दिल की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सर्जरीज़ की फ़ौरन ज़रूरत होती है, यानी उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि बीमारी किस नौयत की है। जैसे मैंने बताया कि अगर ऊपर वाले पर्दे में खाली सुराख है तो आप उसको वेट कर सकते हो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 5-6 साल का हो जाए उसके बाद कर लें, या मे भी आप एडोलेसेंट एज में भी कर सकते हैं आराम से। सही। लेकिन अगर जो है नीचे वाले पर्दे में खाली सुराख है तो वो और बच्चे को तंग कर रहा है, बार बार उसका सीना ख़राब हो रहा है, तो अगर रफली अराउंड 4.5-5 kg पर ये इलाज अब हो रहा है पाकिस्तान में। अगर ऐसा सहूलत नहीं भी है और अगर फिर भी ऐसा सेंटर में आप जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो इलाज इस उम्र पे नहीं करते हैं तो वो बाज़ औक़ात इसमें छोटा ऑपरेशन भी कर डालते हैं ताकि जो है बच्चे का वज़न वगैरह बढ़ जाए, उसका सांस के मसले मसाइल कम हो जाए और फिर आगे लेटर ऑन जाके हम उसको एड्रेस कर लें जो भी सुराख है उसको। सही। और बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो है अगर वाल की तंगी वगैरह होती है या फिर जो है वाल जो है वो उनमें बहुत शदीद तंगी होती है तो उनका इलाज तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही पॉसिबल है, एंजियोग्राफी के थ्रू पॉसिबल है। सही। इसके अलावा जो है कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि टेटोलॉजी ऑफ फेलो का मैंने जिक्र किया जिसमें नीचे वाले पर्दे में सुराख होता है और फेफड़ों की शरीयान में तंगी होती है, उनका इलाज भी तकरीबन 5-6 महीने की उम्र के बाद पाकिस्तान में अवेलेबल है, कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी नीलेपन की बीमारियाँ बच्चों की जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो जाता है विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ, बाज़ औक़ात एक हफ्ते के अंदर, उसमें जैसे कि शरीयान पलटी वैसे TGA कहा जाता है, उसमें जो है इलाज आपको विद इन 3 weeks ऑफ लाइफ करना होता है अमूमन। अच्छा जी, तो चाहे वज़न जितना वज़न हो अच्छी बात है, लेकिन अब वो मजबूरी होती है उसमें तो डेफिनेटली आपने ऑपरेट करना होता है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब? उससे बच्चा नीला पड़ जाता है, सांस बाज़ का तेज़ होता है, ऑक्सीजन कमी काफ़ी हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है, तो उस सूरत में फिर जो है आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको ये गाइड कर सकते हैं कि अगर ऑपरेशन फौरी तौर पर नहीं तो फिर कम से कम ऊपर वाले पर्दे में सुराख जिसको बढ़ा कर ताकि इसका ऑक्सीजन जो है वो लेवल थोड़ा बेहतर हो जाए और फिर विद इन 3 weeks ऑफ लाइफ जो है इसका आर्टीरियल स्विच जिस ऑपरेशन जिसमें शरीयाने को वापस अपनी जगह पे किया जाता है वो पॉसिबल है। और वो भी इलाज जो है कराची में भी हो रहा है, आगा खान में हो रहा है, इसके अलावा जो है लाहौर में हो रहा है बड़ी कामयाबी से, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इन दवाओं में भी स्टेरॉइड्स ही यूज़ किए जाते हैं? नहीं, इन स्टेरॉइड्स की कोई वो नहीं, गुंजाइश नहीं है इसमें।
चलिए तो अच्छा डॉक्टर साहब चलिए आते हैं जो करंट हमारा आजकल बर्निंग टॉपिक है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। बड़ों की तो हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं माशाल्लाह से, ये वो दौर है कभी बच्चों को माँ बाप गोद में उठा के ले जाते थे, अब उल्टा दौर चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं और वैक्सीनेट कराते हैं, और माशाल्लाह उनकी अपनी भी बारी आने लगी है, 30 ईयर्स तक के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्या आप समझते हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन का जो कार्ड होता है उसमें अब कोरोना की वैक्सीनेशन शामिल हो जाएगी? हाँ शायद तो अब ये होगा, लगता है मोस्ट लाइकली है कि ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली होना ही जी 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 चाहिए, जी 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 जी। क्योंकि अब मेरा ख्याल है इनकी भी बारी आनी ही चाहिए, और अगर पहले से लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये बताइए कि जिन बच्चों को हार्ट की ये प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि उनकी वैक्सीनेशन पहले होनी चाहिए? जी हाँ, वैक्सीनेशन जो है दिल की बीमारियों के मरीजों में, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया था कि जो दिल की बीमारी बच्चों वैसे भी जो है उनको इन्फेक्शन काफ़ी प्रोन होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। होते हैं। और जो बच्चे जिनके दिल के मसले मसाइल हो, दिल की पैदाइशी मसले मसाइल हो, उनमें और मज़ीद इम्यूनिटी कम होती है और वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी जो है पकड़ लेते हैं। तो उन बच्चों में जो है वैक्सीनेशन डेफिनेटली करानी चाहिए। तमाम वैक्सीनेशन हमारी तरफ से कोई वो नहीं होती, हम जो है अमूमन पेरेंट्स यकीनन हमसे ये सवाल करते हैं और हमने यही कहते हैं कि आप लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कम से कम जो इन्फेक्शन हम बचा सकते हैं वो तो बचा लें। सही। और फिर बाकी जो है तो इसलिए वैक्सीनेशन एज सच कोई वो नहीं, कोई वो कराने में कोई ख़तरा नहीं है, और करानी चाहिए, डेफिनेटली करानी चाहिए, उससे फ़ायदा ही होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा हमें वो टिप्स भी बताइए, जैसे बच्चा पैदा हुआ और अभी 1-2 दिन का ही है, अल्लाह ना करे उसके साथ ये मसले तो हैं, लेकिन अभी घर वालों को नहीं पता, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा घरों में ही डिलीवरीज हो जाती हैं, तो वो नीले वगैरह पड़ जाते हैं, तो क्या ऐसे बेसिक टिप हों कि आप कम से कम बच्चे की लाइफ तो सेव कर सकें? कोई ऐसी बात आप बताना चाहें, या उनको ये अवेयर करना चाहें कि उनको फौरी तौर पे कहाँ लेके जाना है और उस दौरान वो कैसे मैनेज करें? तो उसमें यही है कि बेसिकली आपने मेडिकल एडवाइस ही सीख करनी है। पहले मेडिकल आपने जहाँ पे जो करीबी आपका सेंटर है, जहाँ पे मेडिकल सेंटर जो भी है आपके घर के पास, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वहाँ आप ज़रूर जाइए। वो फिर आपको गाइड करेंगे कि आपको जो है अब अगर हम सिंध की बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ सेंटर्स वगैरह गवर्नमेंट लेवल पे खुल गए हैं जहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज के डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो तो यकीनन आपको ऐसे सेंटर में आना है जहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज डॉक्टर आपको मिल जाए और वो आपको तशखीस कर सके, और फिर डेफिनेटली वो आपको गाइड करेगा कि आगे क्या इलाज होगा, किस तरह से लेकिन इलाज डॉक्टर साहब होगा। जो शहर से दूर होते हैं और उनके लिए अगर इस किस्म के कोई सिम्टम्स हैं, तो कोई ऐसी चीज़ तो आप बताएं कि वो कम से कम अपने बच्चे को सेफ तो कर सकें। तो उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं, लेकिन दवाइयाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल होगा कि वो वहाँ पर आपको मिल सकें उस दूर सेंटर में, लेकिन ये जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना जल्द से जल्द आप कर सकें कि आप इस सेंटर में पहुंच जाएं जहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज से हमारे डॉक्टर मौजूद हों, वो ज़्यादा बेहतर मतलब ये कि जो नीलेपन की शिकायत है उसको आम ना लें आप, जी सीरियस ना, मतलब आम ना लें। जी हाँ, आम ना लें, डेफिनेटली ना डॉक्टर लें। साहब का कहना ये है कुछ कि उसको दवाइयाँ सीरियस वगैरह लें। ऐसी हैं जो कि आपको डेफिनेटली उन सेंटर्स में ही लगाई जा सकती हैं, वो हर जगह पे हर सेंटर में नहीं लग सकती या मिल सकती हैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे भी बताएं कि लोग हमेशा ये समझते हैं कि ऑपरेशन करा लिया दिल का, अब बच्चे का सारी जमा पूंजी लगा दी, अब ये है कि बस अब छुट्टी, अब तो ऑपरेशन हो गया, अब बच्चा नॉर्मल है। कितना फॉलोअप, कितना केयर, प्री ऑपरेटिव कितना, पोस्ट ऑपरेटिव कितना? प्री ऑपरेटिव डेफिनेटली जो है लोग आते भी हैं ऑब्वियसली, और वो करना ज़रूरी भी है, खैर, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिससे कि मैं उसमें खैर अगर फॉलोअप जो है वो आप बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जो है बहुत शदीद नौयत की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इलाज हो तो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो जो पर्दे में सुराख बंद किया उसमें सुराख छोटा मोटा रह जाता है, या शरीयान तंगी है, मुकम्मल नहीं खुली है, तो उन पेशेंट्स को जो है रेगुलरली फॉलोअप में रहना चाहिए उन्हें जो है, बल्कि तमाम ही पेशेंट्स को जो कि ख़ासतौर पर पेचीदा नौयत वाली बीमारी होती है दिल की, उनको डेफिनेटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक क्लोज जो है फॉलोअप में रहना चाहिए। वक्तन वक्तन जैसे वो बताते हैं, यूजुअली हम लोग जो बुलाते हैं ऑपरेशन के बाद इनिशियली हम हफ्ते भर में बुलाते हैं, फिर 1 महीने बुलाते हैं, फिर 3 महीने बुलाते हैं, 6 मंथली, और उसके बाद फिर ईयरली, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर उसमें सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, बच्चा सही है तो ठीक है, तो फिर हम ईयरली भी बाज़ औक़ात 2-2 साल में फॉलोअप करते हैं, लेकिन फॉलोअप ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर जैसे कि नीले बीमारी वाले बच्चे, जो दिल की बीमारी जिसमें नीलापन होता है, उनमें ख़ासतौर पर फॉलोअप डेफिनेटली ज़रूरी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे जो क्योंकि बड़े इन बच्चों को जो है आगे जाकर बाज़ औक़ात जो वाल्व जो किया जाता है, तंगी वगैरह दूर की जाती है, तो स्वजन उसमें बेसिकली वाल्व बाज़ औक़ात लगा देते हैं। वो वाल्व जो है उनकी एक लाइफ होती है, क्योंकि कुदरती वाल्व तो नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो लीक करना शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात तंगी बढ़ जाती है। एक अप्रॉक्सीमेट जी, कितनी लाइफ होती है? वो तकरीबन डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चों में, कुछ परसेंट पेशेंट्स में जो है वो अराउंड 20-25 ईयर्स पे जाके वाल्व रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, जी, तो वो डिपेंड करता है। खैर सिम्टम्स किस तरह से, नहीं बात जल्दी भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अमूमन 15 से 20 साल की उम्र में जो है एक ऑपरेशन की ज़रूरत कुछ बच्चों में अराउंड 20-30% में ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, तो इसलिए इस हवाले से ज़रूरी है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को वक्त में दिखाते रहें। अगर उसको बच्चे को आपको लग रहा है कि उसका सांस वापस से फूलना शुरू हो गया है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है खुदा न खास्ता, या उसको जो है वो थोड़ा बहुत भी काम करता है तो थक जाता है जल्दी, तो इस हवाले से आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि खैर से अगर ऐसे बच्चों का ऑपरेशन हो गया, कोई वॉल्व नहीं लगा, सिर्फ एक सुराख था वो बंद हो गया और कुछ तंगी थी शरियानों में वो भी रफ़ा हो गई, तो उसके बाद एज बड़ी हो गई और खैर से शादी हो गई उस बच्चे की, तो क्या वो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसका आने वाला बच्चा इस तकलीफ़ से गुजर सकता है? चांसेस हैं? चांसेस हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं दूसरी बीमारियों के हवाले से। अगर देखा जाए तो अराउंड 2-3% तक बाज़ बीमारियों की, अगर बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं दिल की हैं जिसमें अगर पेरेंट्स को हो तो तकरीबन 2-3% कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है जनरल पॉपुलेशन के, लेकिन रिस्क डेफिनेटली होता है। तो इसलिए आपको अपने यकीनन अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट का अगेन फिर यहाँ रोल आ जाएगा कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ है तो आप उनसे शेयर करें, ताकि वो जो है उनका प्रॉपर फॉलो करवा लें, अलर्ट रहें, और प्रॉपर वक्त पे जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो अवेलेबल हैं उससे करवाएं, उन सेंटर्स में भेजें जहाँ पर ये सहूलतें मौजूद हैं, ताकि जो है बेबी को अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो बर वक्त जो है तशखीस हो सके और बर वक्त इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, एक आपका बहुत अच्छा जुमला था, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, इसलिए कि कुछ लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो हम चाहेंगे कि ये मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। तो अर्ली डायग्नोसिस तमाम ही बीमारियों के हवाले से ज़रूरी है कि वो अगर आप जो है बीमारी को आपको पता है कि मसला है और अगर आप ये लेके बैठे रहें कि जी भी हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बाज़ औक़ात बीमारी यूजुअली होता देखा ये गया कि बीमारी ही जो है वो कॉम्प्लिकेशंस लेकर और वो ज़िंदगी के लिए जो है मुश्किलात पैदा करती है, बाज़ औक़ात जो है जान भी चली जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं तो आप ये बजाय इसके डरने के कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और जो गाइड करते हैं तो प्रॉपर तशखीस वगैरह जल्द से जल्द करवाएं। और इसका इलाज है, देखें इलाज जो है वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इतनी ऐसा ऐसा तब्दीलियाँ आती जा रही हैं कि इलाज की सहूलतें ऐसा ऐसा बेहतर होती चली जा रही हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट सेटअप पे भी अब मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ शहरों में अब खुल चुके हैं, तो इलाज के हवाले से बेहतरी आती चली जा रही है और रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर होते चले जा रहे हैं। अगर हम 15-20 साल पहले तरफ जाएं तो इलाज बहुत अवेलेबल नहीं था, मेरा ख्याल है ये डिपार्टमेंट भी नहीं थे, डिपार्टमेंट नहीं थे, कुछ गिनती के चंद लोग थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस हवाले से बीमारी के माहिर डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ गई है, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। डरें बिल्कुल ना, अपने डॉक्टर से मुकम्मल शेयर करें, वो आपको यकीनन बेहतर गाइड करेगा, और अगर जल्द और बर वक्त इलाज मिल गया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा बच सकता है। सही बात है डॉक्टर साहब। बस तो सारी बातें आपकी मैसेज ही मैसेज थी, क्योंकि आज आपका चूँकि टाइम थोड़ा सा हमने कम रखा है, आपकी भी मसरूफियात हैं और आगे भी शेड्यूल्स हैं, तो 12:30 हम आप साइन ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर कोई मैसेज आप हमारी आवाम को देना चाहें, सुनने वालों को देना चाहें। बस मैसेज यही है कि बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज, और इलाज के हवाले से जो है बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो। अब इलाज में बहुत बेहतरी आ गई है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं तो उस वाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इलाज अवेलेबल है, फ्रीली भी अवेलेबल है, और बाज़ औक़ात जो है वहाँ पर भी लेकिन कंपैरेटिवली प्राइवेट हॉस्पिटल के कम चार्जेस में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप करवाते हैं तो वहाँ भी एनजीओज़ वगैरह इस तरह की या ऐसे मदद करने वाले इदारे मौजूद हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वाले से आप अपने डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से फिर आप जो है इलाज में देरी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने इलाज में देर कर दी तो एक काबिल इलाज मर्ज़ जो है नाकाबिल इलाज बन जाए।
अच्छा, वर्ष से वर्ष डॉक्टर साहब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम इलाज में देरी करते हैं तो? जैसे अगर जो है, अगर जैसे नीचे वाले पर्दे में VSD कहते हैं या फिर ASD है, अगर आप उससे नहीं इलाज करवाते हैं तो ASD तो खैर लेटर ऑन अराउंड 40 इयर्स की एज पे जाकर जो है फेफड़ों के प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएंगे और सूरत में इलाज नाकाबिल इलाज बन जाएगा और फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आना शुरू, नीलापन होना शुरू हो जाता है। वो बच्चे जो कि या वो पेशेंट लाइफ लॉन्ग भी जो तो रहेगा ही। पहले नीले नहीं थे, लेकिन वो जैसे फेफड़ों के प्रेशर बढ़ते हैं तो वो जो खून की जो रवानी है जो पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड पर हो रही थी, अब वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, इसलिए गंदा खून जो है साफ खून में मिक्स होता है और वो पेशेंट जो है फिर नीला होना शुरू हो जाते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो बच्चे जो कि नीलेपन की बीमारी के, जैसे कि डेटोलॉजी ऑफ फैलो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जिसमें नीचे वाले पर्दे में सुराख है और फेफड़ों के शरियान में तंगी है, अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं तो उसमें गैर ज़रूरी शरियानें बन जाती हैं, जिसमें बाज़ औक़ात जो है वो शरियानें बहुत कमज़ोर सी होती हैं, उनकी दीवारें बहुत कमज़ोर होती हैं, तो कोई थोड़ा सा कुछ खांसी वगैरह हुई, नज़ला बुखार खांसी हुआ और उसमें फट जाती हैं और उसमें बाज़ औक़ात लाइफ थ्रेटनिंग जो है ब्लीडिंग हो सकती है। सही। तो ये बीमारियां, और फिर बाज़ औक़ात इन बच्चों में जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मोबाइल पे इन्फेक्शन हो सकता है, बाज़ औक़ात ये जो गंदा खून साफ खून मिल रहा होता है तो इसलिए दिमाग के इन्फेक्शन, दिमाग में जो है वो पस वगैरह भर सकता है। तो यानी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिनसे आप बच सकते हैं आराम से। सही। ये तो आप इसलिए बर वक्त इलाज ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो खैर हर ही बीमारी में हम कहेंगे कि बर वक्त इलाज ज़रूरी है और आपको पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है। और स्पेशली इतने छोटे बच्चों के लिए तो हमें पहले भी अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि उनकी इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम होता है, तो वो बहुत जल्दी कैरी कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो यहाँ डॉक्टर साहब को हम इजाज़त देंगे और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी सारी मुफीद मालूमात हमें बताई और हमारे सुनने वालों के लिए आपने इतना ज़बरदस्त एक मैसेज भी दिया। और इन बच्चों के हवाले से जिनके मुतालिक आज से 18-20 साल पहले लोग नहीं जानते थे कि ये कोई डिपार्टमेंट भी होगा या इस किस्म की कोई सेपरेट आइडेंटिटी भी होगी जिसमें ये बच्चे अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। हालांकि हमें ये प्रॉब्लम्स तो मिलते थे कि बच्चे नीले हो रहे हैं, बच्चों के साथ दिल के मसले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये डिपार्टमेंट नहीं था। अब ब्लेसिंग है हमारे लिए कि साइंस ने इतनी तरक्की की और हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और इस स्पेशलिटी के लोग मौजूद हैं। तो अब जो है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरफ अटेंशन करें और अपने बच्चों को जो है बर वक्त इलाज की बीमारी की तशख़ीस कराएं और इलाज के लिए उनको लेकर जाएं। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम अगले हफ्ते फिर हम किसी पर्सनैलिटी के साथ रहेंगे और आपसे मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ मैं साइन ऑफ करती हूँ।